नमस्ते और स्वागत है। आज हम भारत की डिजिटल दुनिया में हो रही एक बहुत ही दिलचस्प और शायद एक बुनियादी हलचल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे एक कंपनी के बारे में हैं। नाम है MST ब्लॉकचेन और इनका प्लान कोई छोटा मोटा नहीं है। ये भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन बना रहे हैं। तो आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ एक और टेक प्रोजेक्ट है या फिर क्या ये भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक पूरी नई नींव रखने की कोशिश है। हमारे पास कंपनी का अपना व्हाइट पेपर है, एक सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट है, सरकार की नेशनल ब्लॉकचेन स्ट्रैटेजी पर दस्तावेज हैं और क्रिप्टो के कानूनी माहौल पर भी कुछ लेख हैं। चलिए इन सब की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। ये लेयर 1 ब्लॉकचेन, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसे ऐसे समझिए कि ये किसी डिजिटल इमारत की नींव है। नींव, एक फाउंडेशनल लेयर। जैसे किसी बिल्डिंग की। बिल्कुल, जैसे किसी इमारत की नींव। ये बिटकॉइन या इथीरियम की तरह एक स्वतंत्र और मूलभूत ब्लॉकचेन है जिसे बिल्कुल जीरो से बनाया गया है। अच्छा, ये किसी मौजूदा नेटवर्क के ऊपर नहीं बना है, जिन्हें हम लेयर 2 कहते हैं। व्हाइट पेपर में साफ लिखा है कि इसका मकसद उन दिक्कतों को हल करना है जो पुरानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में थी, जैसे धीमी रफ्तार या फिर लिमिटेड कैपेसिटी। तो ये सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक पूरा मंच है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा जिस पर भविष्य में हजारों एप्लीकेशन बन सकते हैं। मतलब ये एक एप्लीकेशन बनाने जैसा नहीं है बल्कि एक डिजिटल हाईवे बनाने जैसा है जिस पर फिर कोई भी अपनी गाड़ी चला सकता है। बहुत सही एनालॉजी है। और हमारे सूत्रों में इसकी तकनीक के बारे में भी कुछ बताया गया है। ये प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी यानी पॉसा नाम के सिस्टम का इस्तेमाल करता है। ये भी थोड़ा जटिल है। हाँ, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। पोसा को आप एक तरह की डिजिटल ग्राम पंचायत समझ सकते हैं। ग्राम पंचायत? हाँ, देखिए पुराने सिस्टम जैसे बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क होता है, वो ऐसा है कि जिसके पास सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर यानी ताकत है वही जीतता है। लेकिन इसमें बिजली बहुत ज्यादा खर्च होती है। बहुत ज्यादा। POSA में, जैसा कि फिनटेक बिज न्यूज के लेख में बताया गया है, 45 के एक पूल से 21 वैलिडेटर्स चुने जाते हैं। सिर्फ 21? हाँ, सिर्फ 21। और ये वो लोग होते हैं जिनकी साख और योगदान दांव पर लगा होता है। तो ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं रहता, ये भरोसे और जिम्मेदारी का खेल बन जाता है। इससे सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और तेज हो जाता है। बिल्कुल, ज्यादा सुरक्षित, तेज और बहुत ही कम खर्चीला। पर एक मिनट, सिर्फ 21 लोग? क्या ऐसे सिस्टम बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड, मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं आ जाता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और सच कहूं तो ये एक ट्रेड ऑफ है। मतलब एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज गंवानी पड़ती है। सही कहा। पूरी तरह से विकेंद्रीकृत सिस्टम जैसे बिटकॉइन अक्सर धीमे होते हैं। POSA थोड़ी सी डिसेंट्रलाइजेशन की कुर्बानी देकर बहुत ज्यादा स्पीड और एफिशिएंसी हासिल करता है। सोच ये है कि ये 21 वैलिडेटर्स अपनी प्रतिष्ठा की वजह से नेटवर्क के साथ कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। आपने भरोसा और प्रतिष्ठा जैसे शब्द इस्तेमाल किए और मैंने देखा है कि व्हाइट पेपर और कॉर्पोरेट इंडिया के लेख में भी ये ट्रस्ट शब्द बार बार आता है। हाँ। MST का पूरा विजन ही ट्रस्ट फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी बनाना है। हम एक गहरी तकनीकी चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का पूरा विश्वास पर टिका है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? नहीं, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, बल्कि यही इसका शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू हो सकता है। वो कैसे? देखिए, आज हम ऑनलाइन कुछ भी करते हैं तो हमें किसी बिचौलिए पर भरोसा करना पड़ता है, जैसे बैंक पर या किसी कंपनी पर या सरकार पर। ब्लॉकचेन इस भरोसे को टेक्नोलॉजी में ही कोड कर देता है। कॉर्पोरेट इंडिया के लेख में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बताइए। सोचिए, एक छात्र को यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है। आज उसे वेरीफाई करने के लिए यूनिवर्सिटी से संपर्क करना पड़ता है। हाँ। एक लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर वो डिग्री ब्लॉकचेन पर है तो कोई भी उसे तुरंत वेरीफाई कर सकता है और ये गारंटी होती है कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मतलब विश्वास किसी संस्था में नहीं बल्कि सीधे कोड में है। बिल्कुल। या फिर सोचिए कि एक किसान अपनी फसल का पेमेंट ले रहा है। ब्लॉकचेन पर हुआ लेन देन स्थायी रूप से दर्ज हो जाता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि पेमेंट नहीं हुआ। तो ये डिजिटल सेवाओं में भरोसे को जमीनी स्तर पर बढ़ा सकता है, खासकर शिक्षा, कृषि, सप्लाई चेन और छोटे व्यवसायों जैसे क्षेत्रों में। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? मतलब भारत में जहां डिजिटल लिटरेसी अभी भी एक चुनौती है,
क्या आम लोग ब्लॉकचेन जैसे जटिल सिस्टम पर वाकई भरोसा कर पाएंगे? ये चिंता जायज है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ज्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए TCP/IP के बारे में नहीं सोचते। सही बात है। वो बस व्हाट्सएप या गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि डेवलपर्स MST ब्लॉकचेन के ऊपर कितने आसान और उपयोगी एप्लीकेशंस बनाते हैं। अगर ऐप उपयोगी है तो लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं कि उसके पीछे ब्लॉकचेन काम कर रहा है। और व्हाइट पेपर में भी छोटे शहरों के डेवलपर्स और व्यवसायों को सशक्त बनाने की बात कही गई है। हाँ, और वो एक बहुत दिलचस्प पहलू है। उसमें टोकनाइज्ड फंड रेजिंग और डाओ की बात की गई है। डाओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या चीज है? डाओ को आप एक तरह का डिजिटल कोऑपरेटिव कह सकते हैं। डिजिटल कोऑपरेटिव? हाँ, जहां कोई एक बॉस नहीं होता। सभी सदस्य जिनके पास उस नेटवर्क के टोकन होते हैं वह मिलकर वोटिंग के जरिए फैसले लेते हैं। किस तरह के फैसले? जैसे कि आगे क्या बदलाव होने चाहिए या फिर किस प्रोजेक्ट को फंडिंग मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि Tier 2 या Tier 3 शेयर का कोई इनोवेटिव आइडिया वाला उद्यमी, उसे वेंचर कैपिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिल्कुल, वो सीधे कम्युनिटी से एक पारदर्शी तरीके से पूंजी जुटा सकता है। ये जमीनी स्तर पर इनोवेशन को बढ़ावा देने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। तो MST एक खुला सार्वजनिक डिजिटल हाईवे बना रहा है जिस पर कोई भी इनोवेशन कर सकता है। लेकिन MST इस मैदान में अकेला तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत सरकार भी तो इस रेस में है। उनके अपने प्लान्स हैं जो हमने PIB के दस्तावेज में देखे हैं। जी। तो सरकार का नजरिया MST के विजन से कितना मिलता है या कितना अलग है? और यहीं पर कहानी बहुत पेचीदा हो जाती है। अच्छा। हमारे पास PIB का जो दस्तावेज है वो बताता है कि सरकार ने सितंबर 2024 में नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लॉन्च किया था। जी। तो सरकार इस टेक्नोलॉजी की ताकत को पहचानती है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? सरकार का फोकस मुख्य रूप से परमिशन वाले यानी परमिशन्ड ब्लॉकचेन पर है। परमिशन वाला ब्लॉकचेन, इसका मतलब हुआ कि ये एक प्राइवेट क्लब जैसा है जहां एंट्री सिर्फ इजाजत से मिलती है? बिल्कुल सही। ये ऐसे नेटवर्क हैं जिन्हें सरकार या कोई चुनी हुई संस्था नियंत्रित करती है। इनमें कौन शामिल हो सकता है, कौन लेन देन कर सकता है, ये सब पहले से तय होता है। और MST का ब्लॉकचेन? MST का लेयर 1 एक पब्लिक या परमिशन लेस ब्लॉकचेन है। जैसे इंटरनेट, कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दो अलग अलग डिजिटल भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक जो सरकार की निगरानी में है और दूसरा जो पूरी तरह से खुला है। ये इस दशक का शायद सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं या एक दूसरे को कमजोर करेंगे? देखिए, सरकार का विश्वसनीय ब्लॉकचेन स्टैक सरकारी सेवाओं के लिए बनाया गया है, जैसे जमीन के रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र या न्यायिक दस्तावेज। इसका मकसद सरकारी कामों में पारदर्शिता लाना है। हाँ, और धोखाधड़ी कम करना, और ये काम भी कर रहा है। PIB के आंकड़ों के मुताबिक 21 अक्टूबर 2025 तक इस प्लेटफॉर्म पर 34 करोड़ से ज्यादा दस्तावेज वेरीफाई किए जा चुके हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। पर MST इसके समानांतर एक विकेंद्रीकृत सार्वजनिक विकल्प पेश करता है, जहां किसी एक संस्था का नियंत्रण नहीं होता। और इन दो अलग अलग रास्तों के ऊपर नियमों का एक और जाल बिछा हुआ है। हाँ, CoinDCX का एक लेख बताता है कि 2026 में भारत में क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल असेट या VDA तो मान लिया गया है, लेकिन इसे पेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी बाधा भी है। सरकार ने इसे एक संपत्ति तो माना, लेकिन मुद्रा नहीं, और उस पर 30% का भारी टैक्स। 30%? 30% टैक्स, 4% सेस और हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS भी लगा दिया। बाप रे। टेबाजी की चीज मानते हैं, उपयोग की नहीं। तो सरकार का संदेश क्या है? कि टेक्नोलॉजी अच्छी है, पर तभी तक जब तक वो हमारे नियंत्रण में हो। कुछ ऐसा ही लगता है। ये रेगुलेटरी माहौल MST जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये अनिश्चितता तो बड़े पैमाने पर अपनाने की गति को धीमा कर सकती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सरकार इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन बहुत सावधानी और नियंत्रण के साथ। इस तरह के रेगुलेटरी माहौल और सरकार के अपने सिस्टम को देखते हुए MST का रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं लगता। सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट? कोई भी प्लेटफॉर्म तभी सफल होता है जब उस पर बहुत सारे लोग और एप्लीकेशन हों। इसे ऐसे समझिए कि आज कोई नया सोशल मीडिया ऐप लॉन्च करके फेसबुक या इंस्टाग्राम को टक्कर देना कितना मुश्किल है। क्योंकि सभी लोग पहले से वहां हैं।
बिल्कुल। एथीरियम, सोलाना जैसे जो स्थापित ग्लोबल ब्लॉकचेन्स हैं, उनके पास पहले से ही लाखों डेवलपर्स और यूजर्स का एक मजबूत इकोसिस्टम है। तो एमएसटी को भारत में डेवलपर्स और प्रोजेक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत मजबूत प्रोत्साहन देना होगा। हाँ, ये सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने की बात नहीं है, ये एक पूरी जीवंत कम्युनिटी बनाने की बात है। और मान लीजिए वे यूजर्स को ले भी आए तो सुरक्षा का मुद्दा तो हमेशा बना रहता है। एक बड़ा हैक हो जाए तो रातों रात भरोसा खत्म हो सकता है। इस मामले में हमारे पास एक अच्छी खबर है। हमारे पास सिक्योर की एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है। ये एक सिक्योरिटी ऑडिट है। हाँ, एक स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट जो कोड में खामियों को ढूंढता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस ऑडिट में एमएसटी के कोड में कोई भी गंभीर मतलब क्रिटिकल, हाई या मीडियम लेवल की सुरक्षा खामी नहीं मिली। ये तो बहुत ही सकारात्मक संकेत है। बहुत सकारात्मक। ये दिखाता है कि टीम ने सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लिया है। लेकिन क्या एक ऑडिट काफी है? मतलब टेक्नोलॉजी तो रोज बदलती है, हैकर्स हमेशा नए तरीके ढूंढते रहते हैं, तो क्या ये रिपोर्ट भविष्य के लिए भी भरोसे का सर्टिफिकेट है? नहीं, ये सिर्फ उस एक पल की तस्वीर है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। अच्छा। कोई भी सिस्टम 100% हैक प्रूफ नहीं हो सकता। सुरक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन एक मजबूत, साफ सुथरा शुरुआती ऑडिट यह बताता है कि नींव मजबूत है। और ये निवेशकों और डेवलपर्स को प्लेटफॉर्म पर आने का आत्मविश्वास देता है। सही था। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? भविष्य क्या है? एमएसटी के रोडमैप में आगे क्या दिखता है? उनके व्हाइट पेपर में रोडमैप का जिक्र है। 2025 के अंत तक वे शार्ड चेन्स टेस्टनेट लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं और 2026 की पहली तिमाही में उसे लाइव कर देंगे। शार्ड चेन्स, ये क्या है? शार्डिंग एक तकनीकी अपग्रेड है। इसे ऐसा समझिए कि अभी अगर ब्लॉकचेन एक सिंगल लेन हाईवे है, तो शार्डिंग उस पर कई नई लेन्स जोड़ने जाता है। अच्छा, इससे नेटवर्क की क्षमता बढ़ जाएगी? कई गुना बढ़ जाएगी और वो एक साथ बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन संभाल सकेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, आखिरी सफलता टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि इकोसिस्टम बनाने पर निर्भर करेगी। वो एक नींव तैयार कर रहे हैं। हाँ, वे एक नींव तैयार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पर कौन और क्या बनाता है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो एमएसटी ब्लॉकचेन भारत की अपनी डिजिटल नींव बनाने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। महत्वाकांक्षी तो है। ये सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का दावा है जिस पर भविष्य की डिजिटल सेवाएं बन सकेंगी। बिल्कुल। इसमें पारदर्शिता, आत्मनिर्भरता और जमीनी स्तर पर इनोवेशन को बढ़ावा देने की अपार क्षमता है। ये डिजिटल इंडिया को एक नई दिशा दे सकता है, जहां नियंत्रण कुछ बड़ी कंपनियों या सरकार के हाथ में ना हो, सीधे यूजर्स के हाथ में हो। लेकिन इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा की सुनामी और देश के जटिल रेगुलेटरी माहौल की चट्टानों से बचकर निकलना होगा। तो ये चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक तरफ सरकार अपना नियंत्रित, परमिशन वाला ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बना रही है जो सुरक्षित और व्यवस्थित है। दूसरी तरफ एमएसटी जैसे प्लेटफॉर्म एक खुला, सार्वजनिक, थोड़ा अराजक लेकिन इनोवेशन से भरा विकल्प दे रहे हैं। आने वाले सालों में भारत का डिजिटल भविष्य इन दोनों रास्तों के टकराव से तय होगा या इनके बीच किसी तरह का संतुलन बनेगा? इसका जवाब ही तय करेगा कि भारत का अगला डिजिटल दशक कैसा होगा। এই প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হতে চাইলে লিংক ডেসক্রিপশন বক্স থাকবে, অবশ্যই যুক্ত হবেন। এছাড়া ওর টেলিগ্রাফ চ্যানেলে আরও বিস্তারিত